हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादी चैनल में। तो आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आएंगे। देखिए आप पहला क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लें। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से या कुत्ते के काटने से। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा? मच्छर के काटने से या दूषित भोजन तथा जल से या थूक से या कुत्ते के काटने से। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, लगाइए आप इसका आंसर सही तरीका से। क्या इसका आंसर आएगा? टाइपिंग करें और आंसर लगाएं। सिर्फ आंसर लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए आप। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने सही लगा दिया, दूषित भोजन व जल से। क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए आप इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपके लिए विसूचिका, हेजा बोलते हैं जिसके लिए, आंत्र ज्वर, चेचक या लकवा, अंगघात। तब मेरे प्यारे से चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही ऑप्शन का चयन करें, कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा। तब मेरे प्यारे एडवर्ड जो जेनर है उसका संबंध यहाँ पर किससे है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आंसर लगाएं। सही आंसर क्या आएगा? चेचक। बहुत मेरे प्यारे ने क्वेश्चन का आंसर सही लगा दिया है। इसका सही आंसर है चेचक। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। कई बार मैंने आपको पहले भी कई विविध एक्सप्रेस के कई लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया है। दोबारा से आपके सामने क्वेश्चन आया। देखिए आप, ट्रिपल एंटीजन डीपीटी एक बच्चे को दी जाती है। तो यहाँ पर डीपीटी में 3 डिजीज है मेरे प्यारे। चार ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सी डिजीज इसमें आएगी। पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया को रोकने हेतु। नंबर 2 देखोगे आप, बी डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस को रोकने हेतु, या पोलियो, टिटनेस, कुकर खांसी को रोकने हेतु, या चेचक, कुकर खांसी, टिटनेस। तब मेरे प्यारे चार ऑप्शन आपके सामने है, देखकर सही आंसर लगाएं। डीपीटी इनमें से कौन सा सही आएगा? डीपीटी में कौन कौन सी बीमारियों के लिए टीका लगता है? तब मैं डीपीटी का जो टीका लगता है, देखिए आप इसका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और मेरे प्यारे टिटनेस। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए सही, बिल्कुल राइट है। तब मेरे प्यारे चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप आराम से पढ़ें क्वेश्चन को, आराम से पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए आप, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फेफड़े, हृदय, यकृत या गुर्दे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए इसमें सही आंसर क्या आएगा। अपोहन की जो क्रिया कराई जाती है वो किस में होती है? लीवर में होती है या गुर्दे में होती है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर लगा पा रहे हैं, गुर्दा। गुर्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं, वृक्क। क्लियर। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण, अगर इसको ऐसे भी कभी क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सी क्रिया, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उस क्रिया को मेरे प्यारे क्या बोलते हैं? अपोहन बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। इंग्लिश में उसका नाम है डायलिसिस। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़िए आराम से। क्या लिखा हुआ है? साइनोकोबालमिन है। तो इसमें सिर्फ आपसे पूछा गया है कि एक साइनोकोबालमिन अपना में एक विटामिन है और विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कौन से विटामिन का साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम है? तो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। लगाइए आप मेरे प्यारे, इसका सही आंसर क्या आएगा? साइनोकोबालमिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और इसका सही आंसर लगा पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन है। और इस विटामिन साइनोकोबालमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी होती है तब मेरे प्यारे बच्चों इससे भी क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी होती है, एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से भी, इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है?
एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और सी की विटामिन सी की कमी से बॉडी में कौन सा रोग होता है मेरे प्यार? जो स्कर्वी रोग हो जाता है, जो त्वचा रोग है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों आराम से पढ़ें। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः अपना में क्या होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, वसा है, शर्करा है, या प्रोटीन है, या विटामिन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। एंजाइम मूलतः अपना में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन। कितनी बार एक क्वेश्चन एग्जाम में घूमा है, एक एक क्वेश्चन आपको डिक्टो दिया जा रहा है। क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, क्लास को बीच में छोड़कर न जाएं। एक एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध एक्सप्रेस की क्लास और दिशा एकेडमी दादरी की जो क्लास आपके लिए आती है, ये एक्सप्रेस की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो परीक्षाएं वो इस एक्सप्रेस क्लास से ही पास हो जाएंगी। आपको ज्यादा इधर उधर मेटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए आप, एल्फा एल्फा किस पदार्थ का एक नाम है? 4 ऑप्शन है, वन, फसल, घास, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। लगाइए आप मेरे पैचो कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसका सही आंसर क्या आएगा। मुझे आपके आंसर का इंतजार है। स्पीड के साथ इसका सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर है घास। एल्फा एल्फा अपना में क्या है? एक घास प्रजाति है। चलिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप मेरे पैचो, क्वेश्चन नंबर 8। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहन है या जिसका वाहक है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक कौन है? यानी स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट पुरुषों में होता है। स्त्रियां इस रोग को करती हैं, जो मेरे पैचो प्रकट किस में होता है? पुरुषों में होता है। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन बी है मेरे पैचो, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक पहला ऑप्शन आपके लिए फ्लोरीन लिखा हुआ है, सेकंड क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए इसका सही आंसर क्या है। तो स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, सिरका किसका जलीय विलयन है? 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नींबू का अम्ल, या एसिटिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 4 ऑप्शन है, सिरका की बात चल रही है। तो मेरे प्यारे बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत कॉमन एक बेसिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन सिरका के घूमते रहते हैं। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल है मेरे प्यारे, एसिटिक अम्ल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्वेश्चन आपके लिए, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कच्चा तेल, जीव भार, कोयला, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में से देख के लगाइए आप इसका सही आंसर क्या आएगा। अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और इसका सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों कोयला। क्लियर? तो भारत में जो कोयला होता है कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है? भारत में कोयला सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र से निकलता है? मैक्सिमम कौन से क्षेत्र से? गोंडवाना क्षेत्र से निकलता है। गोंडवाना क्षेत्र से कोयला सबसे ज्यादा निकलता है। अगर आप पूछा है कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? गोंडवाना क्षेत्र है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया आप, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सोडियम, रेडियम, गैलियम और सिलिकॉन। तो मेरे प्यारे लगाइए इसमें सही आंसर क्या आएगा। निम्न में कौन सी धातु कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। इसका सही आंसर मेरे प्यारे आप क्या लगाओगे? रेडियम। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे इनमें सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर लगाओगे आप
मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन। इसमें सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूट्रॉन आएगा। तो चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये प्रैक्टिस क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस क्लास है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। देखिए आप, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपके लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को अच्छे आराम से पढ़ें और क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं, गलत की कोशिश बिल्कुल ना करें। देखिए आप, लगाइए आप स्पीड के साथ, इसका सही आंसर क्या आएगा। अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मेरे बच्चों इसमें सही आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, मोती का मुख्य घटक क्या है? 4 ऑप्शन। मोती हीरा, मोती का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, केवल कैल्शियम कार्बोनेट, केवल कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तब मेरे प्यारे बच्चों देखकर सही आंसर लगाएं। इसमें सही आंसर क्या आएगा? अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और इसका सही आंसर लगाने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या आएगा? कैल्शियम, ओनली कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ही मोती है। CaCO3 ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है? मोती है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, क्वेश्चन को पढ़िए आप। निम्नलिखित में से सबसे भारी जो मेटल है वो कौन सी है? तांबा है, यूरेनियम है, एल्युमिनियम है, चांदी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आंसर लगाएं। इनमें कौन सी धातु सबसे भारी है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? यूरेनियम। क्या आएगा सही आंसर? यूरेनियम। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, 19 पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कितना है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 18, 19, 20, 40। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? अभी मैंने आपको लिखवाया जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे प्यारे से देखिए आप, ये जो 19 है ये परमाणु क्रमांक है। तो जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे से कितने आ जाएंगे? 19 आ जाएंगे। कितने आएंगे? 19। इसका सही आंसर क्या है? 19। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, किसी विद्युत अपघटय से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर आएगा, लिखिए आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसका सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? आयन। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, निम्न में से कौन सा एक विद्युत अपघटय है? 4 ऑप्शन आपके सामने, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रस ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, परिक्रिक अम्ल, मेरे पिक्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो इनका सही आंसर लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में। इसमें सही आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपको मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मेरे प्यारे जब 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं तो सही आंसर लगाने की पूरी कोशिश करें। आप लगाइए आप इसका आंसर क्या आएगा? चलिए आप इसका सही आंसर है पोटेशियम क्लोराइड। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? पोटेशियम क्लोराइड। चलिए अच्छे कंटेंट्स के साथ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, वे अणु या परमाणु जिन पर धन या ऋण आवेश होता है क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे इसका भी सही आंसर क्या आएगा? वो क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा? लगाइए आप, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए 4 ऑप्शन देखकर इसमें सही आंसर कौन सी गैस आएगा। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी अक्रिय गैस? आर्गन है, जिसकी मात्रा 0.93% है, 0.93% है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा मैक्सिमम एलिमेंट आपसे पूछा जा रहा है, मैक्सिमम तत्व कौन सा है? अब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? N2 आएगा, नाइट्रोजन आएगा, जिसकी मात्रा कितनी है? 78% है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है?
21% है। और वायुमंडल में मेरे बच्चों CO2 की मात्रा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने परसेंट है? 0.03% है। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत डिक्टो है। कितनी बार मैंने आपको ये डेटा बता रखे हैं, किसी मेरे प्यारे बच्चे के ये डेटा किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो किसी मेरे प्यारे बच्चे का कोई ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, आप अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन की एग्जाम के लिहाज से बहुत वैल्यू होती है मेरे प्यारों। आपको हर सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। हर सब्जेक्ट की वैल्यू अपनी जगह होती है। अगर हम हर सब्जेक्ट की वैल्यू को बराबर लेकर चलें तो हमारी परीक्षाएं पास हो जाती हैं। अगर जब हम सब्जेक्ट की वैल्यू को कम कर देते हैं तो वहीं हमारी परीक्षाएं फेल हो जाती है और एक एक साल हमारी बर्बाद हो जाती है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 22 को आराम से पढ़ें। आप सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली एक्रिय गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, नियॉन, जीनान, हीलियम, आर्गन। 4 ऑप्शन आपको दिए। कौन सी वो इनएक्टिव गैस है जो कंपाउंड बनाने के लिए सर्वाधिक कंपाउंड बना सकती है? तो मेरे प्याचो इनमें सिर्फ एक ही वो गैस है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में आप लगाओगे जीनान। इसका सही आंसर क्या आएगा मेरे प्याचो? इसका सही आंसर आएगा जीनान। चलिए, आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। विविध एक्सप्रेस की क्लास ने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपकी परीक्षा फेल होगी, 100% पास होगी। अगर आपने दिशा प्लेटफॉर्म से विविध एक्सप्रेस की 8:30 बजे की क्लास को रेगुलर किया है, बराबर वॉच किया है, अच्छे से वॉच किया है, फॉर्मेलिटीज के साथ वॉच नहीं किया है और बहुत मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ वॉच किया है और उसके अपने आप को अपना रजिस्टर मेंटेन किया है, क्वेश्चनों को लिखा है, याद किया है, बराबर क्लास के साथ बने हुए आप, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, आप मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, रविंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल, विकृत एल्कोहल। तो मेरे प्यार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा मेरे प्यार से? लिखिए आप वुड एल्कोहल, वुड एल्कोहल। चलिए, आप एक क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक, विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक। तो मेरे पैचो आप इसमें लगाओ कौन से 2 देश हैं यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, रसिया व फ्रांस, चीन व ब्राजील, जायरे व जाम्बिया। तो यहाँ उत्पादन की बात चल रही है तो मेरे पैचो इनमें कौन से 2 देश आ जाएंगे? जहाँ कनाडा जुड़ा हुआ है, कनाडा और यूएसए आप लगा सकते हैं आप। चलिए, आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यार से बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। अभी मैंने आपको एक हफ्ते पहले ऑफलाइन क्लास में एक हफ्ते पहले मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के भूगोल में जब विश्व का भूगोल पढ़ाया तो वहां पर ये सब आपको बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाता हूँ वो प्रैक्टिस के लिए आपके सामने यहाँ पर भी लेकर आता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को जरूर लास्ट तक वॉच किया करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जो क्लासेस चलती हैं, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं रात को 8:30 बजे आपके सामने आ जाता हूं, जिससे कि किसी मेरे प्यारे बच्चे की जीएस कमजोर ना रहे और साथ के साथ प्रैक्टिस हो और डेली वो अपना एग्जाम देता रहे। क्लियर? तो जापान का मैनचेस्टर यहाँ पर किसे कहा जाता है? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ मेरे प्यारे। इसका सही आंसर क्या आएगा? ओसाका। इसका सही आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे? लगाइए आप ओसाका। इसका सही आंसर है ओसाका। ओसाका इसका सही आंसर है। जापान का मैनचेस्टर। अगर मैं पूछूं यानी कि मैनचेस्टर कहां पर है, अगर हम यहां पर लिख दें मैनचेस्टर, अगर इसकी बात करते हैं, देखिए आप मैनचेस्टर शहर है और मेरे प्यारे कहां पर है? इंग्लैंड में है। मैनचेस्टर का क्या है? शहर है, कहां पर? इंग्लैंड में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये शहर? किसके लिए फेमस है? ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे। सूती पूरे विश्व में सूती वस्त्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर। तो जापान के अंदर कौन सा शहर है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? ओसाका। तो इसलिए जापान का मैनचेस्टर क्या कहलाएगा? ओसाका। अगर क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर, भारत का वो कौन सा शहर है जो सूती वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? भारत का मैनचेस्टर मेरे प्यारे, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका सही आंसर क्या आएगा? अगर क्वेश्चन आए भारत का मैनचेस्टर, आप लगाओगे अहमदाबाद। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो मेरे प्यारे अब आपका आंसर क्या आएगा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करोगे तो कानपुर आएगा। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करोगे तो क्या आएगा? कोयम्बटूर आएगा मेरे प्यारे। क्या आएगा? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत, देखिए अब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत
अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आएगा कोयम्बटूर मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ उत्पादित होता है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, तो 4 ऑप्शन में देख के लगाएं, रसिया, पोलैंड, नीदरलैंड्स या यूएसए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सही आपका आंसर क्या आएगा? लगाइए, सही आंसर आपका इसमें आएगा रसिया। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, भारत में आलू का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है? तो मेरे प्यारे क्या लगाओगे? उत्तर प्रदेश। आलू केंद्र कहाँ पर है? आलू शोध संस्थान भारत में कहाँ पर है? शिमला में है। चलिए आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और लगाएं इसका सही आंसर क्या आएगा। देखिए आप, फोरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्विटो, ल्हासा, लीमा, बोगोटा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या लगाओगे आप? ल्हासा। इसका सही आंसर क्या आएगा? ल्हासा आएगा। एक तरीका से ल्हासा एक उपनाम, कौन सा उपनाम जाना जाता है? फोरबिडन सिटी से हम मतलब होता है एक लॉक्ड कंट्री है, फोरबिडन सिटी आपकी ल्हासा कहलाती है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, क्वेश्चन नंबर 28, विंडी सिटी या विंड सिटी बोलते हैं इसे, विंड सिटी मेरे बच्चों, विंड सिटी किसे कहा के नाम से प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा शहर विंड सिटी कहलाता है? इनमें से कौन सा शहर मेरे प्यारे विंड सिटी कहलाता है? WIND विंड सिटी कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर सही आंसर है मेरे प्यारे विंड सिटी में शिकागो। सीधा क्वेश्चन है, हिंदी में पूछता कि हवा वाला शहर कौन सा शहर कहलाता है? हवा वाला शहर कौन सा कहलाता है? शिकागो कहलाता है। तो शिकागो कौन से देश में है? यूएसए में है। आज शिकागो किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। और विश्व धर्म सम्मेलन भी कहां पर हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन। एक एक क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे, विविध एक्सप्रेस की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपके लिए। विश्व धर्म सम्मेलन, जो बच्चे इस क्लास की वैल्यू को समझते हैं वो क्लास को बराबर वॉच करते हैं। जो इस क्लास की वैल्यू को समझते हैं, जिनको पता है कि जीएस अगर स्ट्रांग करनी है तो दिशा एकेडमी की विद एक्सप्रेस की क्लास से ही जीएस को स्ट्रांग किया जा सकता है और परीक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। और जिन्हें इस क्लास का ज्ञान नहीं है कि कहां से जीएस अच्छी होगी, उनका परीक्षा में सेंध लगता भी नहीं है और परीक्षा पास भी नहीं होती है, और वो 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से हमेशा फेल होते चले आ रहे हैं। क्लियर? देख भी रहे हो आप, कई साल से बच्चे लग रहे हैं। अगर जिसने जीएस को बहुत महत्व दिया, दिशा एकेडमी की जीएस को अच्छे से पढ़ लिया, अपने रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन कर लिया, उन्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। और जिन बच्चों ने इस बात पर ध्यान दिया, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में रहे, आज वो जॉब पर भी हैं। जो बच्चे हमारे साथ अब लगे हुए हैं, वॉच कर रहे हैं क्लास को, वो भी 100% जॉब पर जाएंगे। मेरा उनसे वादा है, मुझे उन पर गर्व भी है। देखिए आप, विश्व धर्म सम्मेलन कौन सी सन में हुआ? 1893। और मेरे प्यारे यहाँ पर इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया। कितना एक क्वेश्चन आया और कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए घुमा दिए गए। यही आपकी कनेक्टिविटी है जीएस की। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, क्वेश्चन को पढ़ें आप आराम से। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डिपेंड है, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर होती है पर्यटन, टूरिस्ट पर, भारी उद्योग पर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर या निर्यातोन्मुख कृषि पर। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आ रहा है? इसका सही आंसर है निर्यातोन्मुख कृषि पर, निर्यातोन्मुख कृषि पर। मेरे प्यारे इसके सही कंटेंट के साथ आगे बढ़ें। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है मेरे प्यारे? वेलिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलोगे आप। क्वेश्चन नंबर 30 को आप आराम से पढ़ें मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने लिखा हुआ क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए आप। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश यहाँ पर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश मेरे प्यारे यहाँ पर कौन सा है? तो सही आंसर क्या आएगा? चाइना आएगा। इसका सही आंसर क्या है मेरे प्यारे? चाइना है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? एक बहुत ही एक कॉमन बड़ा बेसिकल क्वेश्चन है। अगर ऐसा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो मेरे किसी प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिए, लाओस, थाईलैंड, केनिया, म्यांमार। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा लाओस। यानी सफेद हाथियों का देश तो कौन सा यहाँ पर कहलाता है? सॉरी सफेद
हाथियों की यहाँ बात चल रही है तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? थाईलैंड। आपको थाईलैंड लगाना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 32, हॉर्न ऑफ किए जाने वाले देश कौन से अफ्रीका में शामिल हैं? हॉर्न ऑफ में कौन कौन से देश अफ्रीका के शामिल हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। घाना, नाइजीरिया, टोगो, सेनेगल, गिनी बिसाऊ, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया, मोजाम्बिक। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे इथोपिया, सोमालिया और जिबूती मेरे प्यारे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप आराम से। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? विश्व में कौन सा वो देश है जो पेट्रोल को सबसे ज्यादा खरीदता है, आयात करता है? और विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोल के भंडार भी उसी कंट्री के पास है क्योंकि सबसे ज्यादा पेट्रोल को खरीदता है। तो उस देश का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है मेरे प्यारे। संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे ज्यादा पेट्रोल के भंडार अमेरिका के पास है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, लगा सकते हो आप, लगाइए आप इस मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत मेरे प्यारे ने इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा भी दिया है। बहुत मेरे प्यारे लगाइए आप इसका सही आंसर क्या आएगा? चलिए 1 मिनट, कोई नहीं। देखिए आप, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश मेरे प्यारे इनमें से कौन सा है? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। सही आंसर क्या आएगा? इटली इसमें सही आंसर है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सबसे अधिक जनसंख्या वाला सार्क देश कौन सा है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। तब मेरे प्यारे लगा सकते हो आप। बताइए आप इसमें सही आंसर क्या आएगा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला सार्क देश। तो सार्क देश में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। तो चार देश तो यहाँ दे ही रखे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। बिल्कुल सोचे समझे लगाइए आप, संख्या किसकी ज्यादा है? भारत की ज्यादा है। विश्व में कितना नंबर आता है? 2nd स्थान पर भारत है। विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है कौन से 2 देश हैं जो रबड़ का उत्पादन सबसे 80% करते हैं? तो 2 देश कौन कौन से हैं? जापान, इंडोनेशिया है, चाइना, ब्राजील है, मलेशिया, इंडोनेशिया है, या थाईलैंड व मलेशिया है? तो मेरे भाई थाईलैंड व मलेशिया है। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, इसमें सही आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और इसका सही आंसर लगा पा रहे हैं। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे सिंगापुर। इसका सही आंसर है सिंगापुर। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 38 को आप आराम से पढ़ें। लगाइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से लगाइए, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, तो मेरे प्यारे लगाइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सही करोगे क्योंकि आपने ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लास में भी आपने आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया है। तिब्बत मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु ही नहीं निकलती है, 2 नदी और लिखोगे आप यहाँ पर मेरे प्यारे। सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? वो भी मानसरोवर झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र भी मेरे प्यारे कहाँ से निकलती है? ये भी आपकी मानसरोवर झील से आती है। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मेरे प्यारे कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से आती है, मानसरोवर झील से आती हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, 4 ऑप्शन है, कोट द्वार में है, श्रीनगर में है, पंतनगर में है, मसूरी में है। तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, ये जलधारा कहां पर है? ये सहस्त्रधारा झरना कहां पर है? ये मसूरी में है। कहां पर है मेरे? मसूरी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है?
भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मेरे प्यारे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जोग जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात। तो 4 झरनों में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा झरना है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा दें इसका सही आंसर क्या है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और सही आंसर लगा पा रहे हैं जोग जलप्रपात। इसी का दूसरा नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? गौर सप्पा है, गौर सप्पा। और महात्मा गांधी भी इसी का नाम है। और इस झरने में कौन सी नदी का पानी बहता है? तो मेरे प्यारे इस झरने में कौन सी नदी का पानी बहता है? शरावती नदी का पानी बहता है। और ये झरना भारत के कौन से राज्य में है? कर्नाटका में है, कर्नाटक में है मेरे बच्चों, कर्नाटक में है। ये झरना कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आप आराम से देखिए, आप कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्याचो। अगर आपने मुझसे ऑफलाइन क्लास में वर्ल्ड मैंने आपको करा दिया, इंडिया ज्योग्राफी आपकी चल रही है, तो इंडिया ज्योग्राफी मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, रिवर्स आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, तो यहाँ प्रैक्टिस में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो बच्चे भी क्लास में बैठे हुए हैं जो ऑफलाइन क्लास मॉर्निंग में करते हैं और रात में 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ मेरे प्याचो। देखिए आप, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ लगाएं। इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। मुझे लगाने से पहले ही मेरे प्यारों ने सही आंसर लगा दिया है। यहाँ पर सही आंसर है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों का संगम? अलकनंदा और भागीरथी। अगर मैं आपसे पूछ लूं प्रयागराज में कौन सी नदियों का संगम है? प्रयागराज में गंगा और यमुना, गंगा व यमुना का संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? ये देखो करंट के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं मेरे प्याचो। करंट के क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं और क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको इतना मेटेरियल दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपकी परीक्षा फेल होगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही करके यहाँ पर दिखाई तो मेरे प्यारे परीक्षा अब के ही फेल नहीं होगी, बार बार फेल होगी। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की है और एक्सप्रेस की क्लासों को ज्वाइन नहीं किया है, नहीं देखी है और अपने एटीट्यूड में रहे हो, आप इधर उधर से मेटेरियल इकट्ठा करने पर लगे हुए हो आप, तो मेरे प्याचो बहुत मुश्किल हो जाएगा परीक्षा को पास करना। मेरे प्याचो मैंने आपको बहुत पहले ये भी चीज बताई थी, जिस टीचर का आपको मेथड समझ में आता है उस टीचर के साथ आप लगे रहिए, उसकी क्लास को बराबर वॉच करते रहिए। ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में जिस टीचर का मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, जो टीचर आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छे फैक्ट आपको देता है, आप उसके साथ लगे रहिए। आप अगर अपने टीचरों के साथ उनके संपर्क में रहकर आप अपनी क्लास को बराबर वॉच करते रहोगे तो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षाएं पास हो जाती हैं। देखिए आप, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो 4 ऑप्शन दिए तो मेरे प्यारे लगाइए इसमें सही आंसर क्या आएगा? बास्केटबॉल। इसमें सही आंसर क्या है? ये मेरे प्यारे इसमें सही आंसर क्या है? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। तब मेरे प्यारे देखिए आप, बास्केटबॉल मैंने बहुत दिन पहले आपको बता रखी है। जो बच्चे तैयारी कम करते हैं, पढ़ते कम हैं, अपनी किताबों पर ध्यान कम देते हैं, एटीट्यूड में ज़्यादा रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं और परीक्षा पास करने का सपना वो भी देखते हैं, वर्दी का सपना वो भी देखते हैं, तो मेरे प्याचो वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप सिपाही की परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है भी। आज इस परीक्षा के लिए, इस फॉर्म की, दिल्ली पुलिस के लिए भी कम 29 लाख प्लस फॉर्म गए हुए हैं और जिनमें आपकी 5800 वैकेंसी है। 29 लाख को तो बाहर ही करना है, मात्र 58,000 बच्चे लिए जाएंगे इसमें, तो 29 लाख को तो घर ही बैठना है। तो मेरे प्यारे फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन वैकेंसी 5800 है, 58,000 ही लिए जाएंगे रिटर्न में। रिटर्न पास जो होगा तो मेरे प्यारे का लगभग 10 गुने तो वो लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे प्यारे अच्छे से मेहनत करें। परीक्षाएं बार बार नहीं आती हैं, आ रही हैं तो मेरे दिल्ली पुलिस की परीक्षा आई है, आगे 1 साल में आए, 1.5 में आए, आपके पास उस टाइम एज न रहे। तो मेरे प्यारे जो भी परीक्षा आपके सामने आ रही है, जी तोड़कर मेहनत कीजिए, जी तोड़कर सही
ट्रैक पर सही डायरेक्शन पर रहकर मेहनत करोगे तो परीक्षा पास हो जाएगी, वरना 27 नवंबर 14 के बीच में यानी पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्लियर? जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा पढ़ेगा अच्छे ट्रैक पर अच्छी डायरेक्शन में रह के पढ़ेगा, उसकी 100% परीक्षा पास होगी और हमेशा पास होती रहेगी। यही टेस्ट नहीं, उसके और भी बहुत सारे टेस्ट पास होंगे। और जो सही ट्रैक पर और सही डायरेक्शन पर सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, वो उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा इस परीक्षा में। देखना मेरे प्यारे बच्चों, बास्केटबॉल। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 21 जनवरी को, 20 जनवरी को। डे इसलिए आपके लिए लेकर आता हूं मेरे बच्चों, अगर एग्जाम में एक भी डे आ गया और वो डे आपका गलत हो गया, एक भी डे आपसे, एक भी दिवस आपसे एग्जाम में पूछा गया तो 60 नंबर की जीएस है, या कहीं पर भी आप 50 नंबर की जीएस देते हो, कहीं 60 की है, कहीं 100 की भी है, कहीं 25 की भी है। अगर एक दिवस आपसे पूछा गया तो मेरे प्यारे बच्चों फाइट से बाहर हो जाओगे। अगर गलत लगा दिए तो एक दिवस पे ही परीक्षा फेल हो जाती है, हमेशा जीवन भर पछतावा रहेगा। अगर मेरा वो दिवस सही हो जाता, अगर मेरा वो बेसिकल छोटा सा पॉइंट सही हो जाता, तो आज मैं उस जॉब पर होता। तो इसलिए आपको बार बार ये चीज बताई जाती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल बातों को समझ नहीं पाते आप, और माइंड डाइवर्ट ज्यादा कर रखा है। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीका से बता दिया है, 29+ लाख फॉर्म है, 29 लाख बच्चों को घर बैठना है और उन्हें 58,000 ही बच्चे लेने, 10 गुना तो कम से कम वो बच्चे लेंगे आपके लिए। देखना मेरे पे अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद एक्सप्रेस की क्लास मैंने आपको इतनी डाल दी है, 87, 88, 89 वीडियो हो चुकी हैं, और भी वीडियो इसमें सामने आपके आएंगी। तो इतनी वीडियो तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी किसी भी चैनल पर रेगुलर आपको इस तरह से इतनी वीडियो नहीं दे सकता, चाहे कोई कंटेंट कोर्स में दे रहा हो, कहीं पर भी इतनी वीडियो नहीं मिल पाएंगी। एक अच्छे कंटेंट के साथ टोटल वीडियो पूरा जीएस का सारा निचोड़ मैंने इन वीडियो में रख दिया है, आप इनको भी वॉच कर लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जेल वार्डर, दिल्ली पुलिस, जो भी एनटीपीसी जो भी आपने भर रखा है, 100% परीक्षा पास हो जाएगी। देखिए आप, क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मेरे प्यारे इसमें सही आंसर है, भारत को इसमें 72वां स्थान मिला है, 72 72वां स्थान मिला है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 45, 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर क्या आएगा? 76वां स्थान मिला है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 46, 25 जनवरी 2020 को किस भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा दें मेरे प्यारे, इसका सही आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, एसके सैनी मेरे प्यारे, एसके सैनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को आराम से पढ़ें। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका सही आंसर क्या आएगा? मेरे प्यारे 4 ऑप्शन आपके सामने, अंकिता चोपड़ा है, जसविंदर बिलान है, मनीषा शर्मा है, गीता राव है। 4 ऑप्शन जब आपको यहाँ पर दे दिए गए तो मेरे प्यारे लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, इसका सही आंसर क्या आएगा? जसविंदर बिलान आएगा, जसविंदर बिलान आएगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलिए आप। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो मेरे प्यारे भारत का वो कौन सा राज्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लगाइए आप, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? गुजरात आएगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया। क्वेश्चन 49 देखिए आप, विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस मेरे प्यारे वो होता है, नेत्रहीन जो होते हैं उनके लिए होती है ब्रेल लिपि जो होती है, 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़ने की कोशिश करें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो मेरे प्यारे सूचकांक के क्वेश्चन भी मैं सारे टोटल लेकर आऊंगा 2019-20 में, जो भारत को सूचकांक जो इंडेक्स हैं टोटल कौन कौन से पायदान पर है, वो भी आपको विद एक्सप्रेस क्लास में बहुत जल्द मिल जाएंगे। और पहले भी मैंने आपको लाइव करंट जो क्लास 9 बजे चलती थी उसमें भी मैंने आपको सूचकांक डाल रखे हैं, वीडियो में डले हुए हैं, आप वहां से भी उनको वॉच कर सकते हैं आप। 70वां, 75वां, 80वां और 85वां। तो मेरे प्यारे इसमें सही आंसर क्या आएगा? 80वां। इसमें सही आंसर मेरे प्यारे क्या आएगा? 80वां लगाना है आपको। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ 80वां। चलिए
नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आप, हेनेल एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश में पासपोर्ट शीर्ष पर था। तो मेरे पैचो हेनेल पासपोर्ट का मतलब कौन से देश ने पासपोर्ट सबसे ज्यादा और देशों में जारी किया। तो पासपोर्ट में नंबर 1 पहला देश कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, जापान है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें, देख लें। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्याचो, मैंने आपको सही एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से बताए हैं। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास थी, अभी आप मेरे प्याचो देखोगे आप इसमें ही देखिए आप मेरे प्याचो अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पर मैं चलिए आप अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज ये बताइए आज किस एक महापुरुष की जयंती है। तो उस किसकी आज जयंती है अपने कमेंट बॉक्स में आप मेरे प्याचो बता सकते हैं आज किसकी जयंती है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर, उनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। तो उनके बारे में जो उनके जीवन में कुछ उन्होंने कार्य किए हैं वो भी वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ जाते हैं। और पटेल आपके लिए जीएस के लिए बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हो। आप देखिए आप मेरे प्याचो, मैंने यहाँ पर लिखा वल्लभ भाई पटेल। चलिए आप मेरे प्याचो देखिए आप क्वेश्चन का आंसर लगाना, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तैयार रहें आप। मैंने यहाँ पर लिख दिया वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन आने लाजमी है कि लास्ट दिल्ली पुलिस में पिछली बार भी उससे पिछली बार भी वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था और ये आपके जीएस के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर मेरे प्याचो, लगाना अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाना। आप बताइए आप वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वो कब हुआ, जन्म कब हुआ मेरे प्याचो, लिखिए आप 31 अक्टूबर 1875 में, 1875 में गुजरात में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, गुजरात लिख सकते हो आप मेरे प्याचो, गुजरात में इनका जन्म हुआ, गुजरात। वल्लभ भाई पटेल के बारे में और भी आप बता सकते हैं, आप वल्लभ भाई पटेल के बारे में और क्या क्या आप जानते हैं आप देखिए आप। अगर मैंने यहाँ लिख दूं खेड़ा सत्याग्रह, तब मेरे प्यारे बच्चों खेड़ा सत्याग्रह कौन सी सन में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है और इस सत्याग्रह में भी इनका योगदान रहा है। हालांकि सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया, गांधी जी ने किया था। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बारदौली सत्याग्रह, तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व खुद इन्होंने किया है। बारदौली सत्याग्रह कौन सी सन में हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्याचो स्पीड के साथ बताएं। बारदौली जो सत्याग्रह है वो आपका 1928 में हुआ है और बारदौली कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जब बारदौली सत्याग्रह जब सफल हुआ, बारदौली सत्याग्रह जब सफल हुआ तो यहाँ पर सब बारदौली में क्या था मेरे प्याचो, लगान वसूली थी जो 22% किसानों से वसूली जाती थी, लेकिन 22% को इन्होंने 6% पर लेकर आए, तो 6% उसको कराया वल्लभ भाई पटेल ने। तो मेरे प्याचो पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि फिर किसने दी, वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी, सरदार की उपाधि किसने दी है, सरदार की उपाधि। कभी आपसे पूछा है कि पटेल को सरदार की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर क्या आएगा, गांधी जी। गांधी जी किसके कहने पर इनको पटेल की उपाधि, सरदार की उपाधि दी, बारदौली की महिलाओं ने गांधी जी से कहा कि पटेल हमारे बारदौली सत्याग्रह को सफल कराने में हमारे सरदार थे। तो गांधी जी ने पटेल से जाकर मिले, उनसे कहा कि बारदौली की महिलाओं ने आपको सरदार बोला है, तो मैं आपको आज से सरदार की उपाधि देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, गांधी जी ने दी है। और बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, पटेल ने किया है। अब इनका नाम क्या पड़ गया, नाम से पहले क्या लगता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ इसी में देखना है मेरे प्याचो, अभी और 1-2 पॉइंट और। देखिए आप इसी में मेरे प्याचो देखोगे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, अगर मैं यहाँ लिख दूं कराची अधिवेशन, लिखिए आप कराची अधिवेशन। तब मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, कांग्रेस का अधिवेशन है, कराची अधिवेशन कौन सी सन में हुआ है, ओनली आप सन लिखिए आप, कराची अधिवेशन कौन सी सन में हुआ, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। 1931 में हुआ। और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे प्यारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। और यहाँ पर अध्यक्ष थे तो कराची अधिवेशन में पहली बार
कराची अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की घोषणा हुई है। पहली बार मूल अधिकारों का वर्णन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ है? पहली बार मूल अधिकारों का वर्णन मेरे प्यारे बच्चों कौन से अधिवेशन में हुआ है? कराची अधिवेशन में हुआ है। अगर ये कभी क्वेश्चन आप मूल अधिकार बोलकर किसने सुनाए, बोले किसने हैं? पटेल ने बोले हैं। और मूल अधिकारों का जो प्रारूप तैयार किया है वो नेहरू जी ने किया है। कराची अधिवेशन में जो मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया वो नेहरू जी के द्वारा हुआ। और फिर बोले किसने? अध्यक्ष ने बोले। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। चलिए आप मेरे पैसे देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आप ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री उप पीएमबी मेरे पैसे कौन बने हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं। और यहाँ पर भारत का बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष भी किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे बोला गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बोला गया है। और भी क्वेश्चन आप देखोगे आप इनके लिए, देश को एक करने का कार्य किसका रहा है? मेरे प्यारे, देश को एक करने का कार्य किसका रहा है? कभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है कि देश को एक करने का कार्य, देश को एक करने का कार्य किसका रहा है? ये लाइन तो कम आती है। प्रांतों का एकीकरण, ऐसे ये लाइन ज्यादा आती है। प्रांतों का एकीकरण किसने किया है? या प्रांतों का विलय करने का कार्य किसका रहा है? प्रांतों का एकीकरण करने वाला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। जब प्रांतों को एक किया, पूरे देश को एक किया, तब मेरे प्यारे बच्चों इसलिए इन्होंने देश की यूनिटी को बनाए रखा। देश की यूनिटी पर बहुत ज्यादा इन्होंने बल दिया, जोर दिया, तो इसलिए इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई। तो इनकी मूर्ति का नाम भी क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए आप मेरे प्यारे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपसे पूछा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है, लिखिए आप मेरे प्यारे, स्टैचू ऑफ यूनिटी मेरे प्यारे कहां पर है? ये मेरे प्यारे गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा की जो हाइट की है 182 मीटर की हाइट पर है। लगभग 3000 करोड़ का खर्च इसमें बनने में खर्च हुआ। और ये इसका उद्घाटन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो गठन हुआ ये 31 अक्टूबर, इस मूर्ति की जो स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2018 को हुई। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मेरे प्यारे गुजरात के नर्मदा जिले में है। गुजरात के नर्मदा जिले में इसकी पोजीशन है। और एक क्वेश्चन और लिखोगे आप मेरे प्यारे इन्हीं के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप मेरे प्यारे, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और अब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। लिखिए आप एक क्वेश्चन और लिखिए आप, सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? अगर नदी पूछा जाए तो नर्मदा आप बताओगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इससे कितने राज्य लाभ उठा रहे हैं, इससे 4 राज्य लाभ उठा रहे हैं। 4 राज्य लाभ उठा पा रहे हैं मेरे भाई। 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है। सबसे ज्यादा लाभ कौन सा राज्य उठा रहा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आपसे क्वेश्चन पहले पूछ लिया है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना से कितने राज्य लाभ उठा रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, ये बांध राष्ट्र को कब समर्पित हुआ? सरदार सरोवर बांध परियोजना राष्ट्र को समर्पित, देश को समर्पित या राष्ट्र को समर्पित कब हुआ? 1960 से बांध बन रहा था, तो कहीं ना कहीं अड़चन बीच में आती थी। तो राष्ट्र को समर्पित ये बांध कब हुआ? तो 17 सितंबर 2017 में ये बांध राष्ट्र को समर्पित हुआ। और इस बांध के पास में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा बनाई गई है, जो सबसे ऊंची है, 182 मीटर की उसकी हाइट है। 3000 लगभग उसमें खर्च भी हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ
1875 में हुआ और कहां पर हुआ, गुजरात में हुआ। एक क्वेश्चन और है, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनता है? जयंती तो इनकी बनती है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी बनता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कौन सी डेट को मनता है, तो 31 अक्टूबर को इसलिए राष्ट्रीय यूनिटी दिवस मनता है क्योंकि पटेल ने देश को एक करने का कार्य, प्रांतों को एक करने का कार्य किया है, इसलिए आपका राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो विविध एक्सप्रेस की क्लास थी, आज विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्लास कराई, 50-51 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन भी, साइंस के क्वेश्चन भी आपके सामने आए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपके सामने आए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके सामने आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद पटेल की जयंती पर भी हमने डिस्कस किया, उसके पटेल के बारे में जितना भी उनका जीवन परिचय, जहां से जीएस का क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, वो सब मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो दिशा एकेडमी दादी चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों में, सगे संबंधियों में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए और आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।